नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अन्विता गोस्वामी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल बाग सेवनिया, भोपाल में पदस्थ हूँ। आज हम बच्चों कक्षा 12 के अध्याय 4 के भाग 2 जनन स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जनन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं तथा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय के विषय में अध्ययन किया था। आज हम इसी अध्याय के आगे की विषय वस्तु के संदर्भ में आपसे चर्चा करेंगे। आज हम इस अध्याय में जन्म नियंत्रण की विधियां, सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, एमटीपी, यौन संचारित संक्रमण, बंध्यता, पुनरावृत्ति तथा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। जन्म नियंत्रण की विधियां या जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास। परिवार नियोजन को जनसंख्या नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण उपाय माना जाता है। परिवार नियोजन का अर्थ बच्चे के जन्म को नियंत्रित करना ही नहीं, अपितु माँ, बच्चे एवं परिवार के स्वास्थ्य एवं पोषण से है। सुनियोजित परिवार नियोजन आज के परिवेश में सुखी रहने के लिए आवश्यक है। परिवार के सुखी रहने से समाज सुखी रहता है। जब परिवार नियोजित होता है तो उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कृत्रिम प्रक्रिया द्वारा संततियों की उत्पत्ति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। इसे संतति नियंत्रण भी कहते हैं। संतानोत्पत्ति की प्रक्रिया को कई विधियों को अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसमें 2 कैटेगरियां हैं, प्राकृतिक विधियां और कृत्रिम विधियां। प्राकृतिक विधियां या परंपरागत विधियां और दूसरी हैं कृत्रिम विधियां, जिसमें बैरियर्स, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, अंतः गर्भाशयी युक्ति, मुखीय गर्भ निरोधक, टीका रूप में शल्य क्रिया विधि आदि। प्राकृतिक विधियों में माहवारी चक्र के 10वें से 17वें दिन के बीच के समय में गर्भधारण की संभावना अधिक होती है। स्तनपान कराने के दौरान भी गर्भधारण की संभावना काफी कम होती है। रोध विधियों में रोधक साधनों के माध्यम से अंडाणु तथा शुक्राणुओं को मिलने से रोका जाता है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए उपलब्ध है। भारत में दूसरी विधि अंतः गर्भाशयी युक्ति है। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं। इसमें लूप या कॉपर टी जैसी प्रयुक्तियों को गर्भाशय में रखकर निषेचन को रोका जाता है। इस प्रक्रिया को आईयूडी कहते हैं। यह डिवाइस डॉक्टर या नर्स के द्वारा यूट्रस में लगाई जाती है। आजकल विभिन्न प्रकार की डिवाइसेस उपलब्ध हैं। औषधि रहित आईयूडी, तांबा मोचक आईयूडी, हार्मोन मोचक आईयूडी और ओरल पिल्स या मुखीय गर्भ निरोधक गोलियां। मुखीय निरोधक गोलियां ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यह विशेष प्रकार की टैबलेट है जिनका महिलाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। जन्म नियंत्रण की यह आसान विधियां हैं। इन गोलियों में ऐसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो अंड निर्माण पर रोक लगाकर गर्भधारण को रोकते हैं। माला डी और माला एन आजकल उपयोग में की जाने वाली प्रमुख मुखीय निरोधक हैं, जिसमें एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। यह गोलियां
21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। सहेली नामक गर्भ निरोधक गोली भारत में CDRI लखनऊ में बनी थी। सहेली नामक गोली गैर स्टेरॉयड गोली है। यह हफ्ते में एक बार ली जाने वाली गोली है। इसके बाद अगली प्रक्रिया है शल्य क्रिया द्वारा गर्भधारण को रोकना, या इसको कहते हैं सर्जिकल प्रक्रिया या शल्य क्रिया, बंध्यकरण भी इसको कहते हैं। यह क्रिया प्रायः उन लोगों के लिए होती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए तथा वे स्थायी माध्यम के रूप में इसको अपनाना चाहते हैं। शल्य क्रिया करके युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है, फलस्वरूप गर्भधारण नहीं होता। बंध्यकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए शुक्रवाहक उच्छेदन तथा महिलाओं में नलिका उच्छेदन कहा जाता है। जनसाधारण इन प्रक्रियाओं को नसबंदी के नाम से जानते हैं। पुरुषों में शुक्रवाहक में चीरा लगाकर छोटा सा भाग काटकर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, जबकि स्त्री के उदर में छोटा सा चीरा लगाकर अथवा योनि द्वारा डिंभ वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकालकर बांध दिया जाता है। यह तकनीकें बहुत प्रभावशाली। शल्य क्रिया विधि में यह देखिए वैसेक्टोमी, शुक्रवाहक उच्छेदन, यह विधि पुरुषों में होती है। और जो शुक्र नलिका है वास डिफरेंस, इसको यहाँ से काटकर उसको बांध दिया जाता है, जिससे कि यहाँ से शुक्राणु निकलकर नहीं जा पाते। यह क्रिया पुरुषों में होती है, यह विधि पुरुषों में होती है और इसको कहते हैं वैसेक्टोमी। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, वैसेक्टोमी क्या है। ये 2 नंबर का भी पूछा जाता है और 3 नंबर का, जिसमें कि आपको इसका डायग्राम भी बनाना चाहिए। नलिका उच्छेदन या ट्यूबेक्टोमी, यह विधि महिलाओं में होती है। इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते। यहाँ ये देखिए, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये यहाँ से ओवरी से जो एग को लेकर आती है, एग्स को लेकर, और यहाँ से ये इसको काटकर बांध दिया जाता है, जिससे कि ये अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और वो शुक्राणु से उनका मिलन नहीं हो पाता। यह क्रिया कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। यह विधि महिलाओं में होती है और इसको नलिका उच्छेदन भी कहते हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न आता है, ट्यूबेक्टोमी क्या है, इसको सचित्र समझाइए। यह उस प्रश्न का आंसर भी है। सभी गर्भ निरोधक उपायों का चुनाव एवं उपयोग किसी शिक्षित चिकित्सा कर्मी या विशेषज्ञ के परामर्श द्वारा ही कराया जाना चाहिए। इन विधियों के व्यापक प्रयोग ने जनसंख्या की अनियमित वृद्धि को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन उपायों से कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, फिर भी इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। सगर्भता का चिकित्सकीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या अपनी इच्छा से गर्भ समापन को चिकित्सकीय गर्भ समापन कहते हैं। प्रेगनेंसी के 12 सप्ताह की अवधि में कराया गया गर्भपात सुरक्षित होता है। सरकारी अस्पतालों में इसकी मुफ्त व्यवस्था है। आजकल पता चलने पर मादा भ्रूण का गर्भपात करा दिया जाता है, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। चिकित्सकीय संगर्भता समापन की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है, जहां प्रेगनेंसी बने रहने की स्थिति में मां अथवा भ्रूण अथवा दोनों के लिए हानिकारक हो सकती है। यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, कोई भी रोग या संक्रमण जो जनन एवं जनन संबंधित क्रियाओं से होता है, उसे यौन संचारित रोग कहते हैं। संचारित संक्रमण को जनन मार्ग संक्रमण भी कहा जाता है। इसमें इस संक्रमण में पहला रोग है सुजाक, या इसको गोनेरिया कहते हैं।
दूसरा सिफिलिस, तीसरा है जननिक परिसर्प जेनाइटल हर्पीस, फोर्थ है ट्राइकोमोनासिस, फिफ्थ है लैंगिक मस्से या जेनाइटल वार्ट्स, एड्स तथा यकृत शोथ या हेपेटाइटिस बी। सुजाक, यह बीमारी इसे गोनेरिया भी कहते हैं, यह संक्रामक रोग है। नीसेरिया गोनेरी नामक जीवाणुओं से होता है। इस रोग में मूत्र मार्ग में सूजन हो जाती है। यह रोग बंध्यता पैदा करता है। ठीक से उपचार नहीं होने पर अनेक रोगों को पैदा करता है। अगली रोग है उपदंश, इसको सिफिलिस कहते हैं। इसे फ्रेंच पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग भी पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक के सेवन से उपचारित होता है। यह रोग ट्रिपोनिया पैलिडम के द्वारा फैलता है। इस रोग में दांतों पर विशेष चिन्ह बन जाते हैं, जिसके कारण इन्हें हटकिंसंस टीथ भी कहा जाता है। ट्राइकोमैनियसिस, यह रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस नामक प्रोटोजोआ जीव के कारण महिलाओं में होता है। पुरुष इसके लिए वाहक का कार्य करते हैं। इस रोग में योनि मार्ग में जलन तथा खुजली होती है तथा झागदार द्रव निकलता है। इस रोग का उपचार ओरियोमाइसिस एवं टेरामाइसिन नामक प्रतिजैविक के सेवन से किया जाता है। अगला रोग है जननिक परिसर्प जेनाइटल हर्पीस। इस रोग का विषाणु हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु है। यह रोग लाइलाज है। इसके संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा तरीका बहुलैंगिक संपर्क से बचना माना जाता है। बच्चों, यौन संचरण रोगों के विषय में प्रश्न आता है कि यौन संचरण रोग क्या है। यह इनके नाम लिखिए या STD किसे कहते हैं, इसका पूरा नाम लिखिए। एड्स, इसी में अगला रोग है, STDs के अंतर्गत आता है। यह एक विशिष्ट लाइलाज बीमारी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस रोग की उत्पत्ति चिंपांजी से अफ्रीका में हुई थी और वहां से संक्रमण के फलस्वरूप मानव में आई। इसका सबसे पहले पता सन 1981 में अमेरिका में लगाया गया था। भारत में एड्स का संक्रमण सबसे पहले चेन्नई में। यह रोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी विषाणु नामक विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। इस अवस्था में शरीर की प्राकृतिक प्रतिरक्षण प्रणाली नष्ट हो जाती है या इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, जिससे शरीर की रोग निरोधी क्षमता काफी कम हो जाती है एवं शरीर विभिन्न प्रकार के रोग जनों से संक्रमित हो जाता है। शरीर विभिन्न प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है। इसके लक्षण ज्यादा थकान होती है, अधिक दिनों तक बार बार दस्त लगना, त्वचा पर घाव होना, लसिका ग्रंथियों का फूल जाना, दवाइयों का कोई प्रभाव नहीं होना, शरीर का भार कम होना, तपेदिक का हो जाना और चक्कर आना इत्यादि। यौन संचरित रोगों से बचाव। बच्चों, एक प्रश्न इस तरह का भी आता है कि यौन संचरित रोगों से किस प्रकार बचाव किया जाता है, लिखिए। इनमें से कुछ संक्रमण हेपेटाइटिस तथा HIV संक्रमण संक्रमित व्यक्ति के प्रयोग वाली सुइयों और शल्य क्रिया के औजारों तथा संदूषित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित हो सकते हैं। इन संक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित रहने के लिए निम्न पालन करना आवश्यक होता है नियमों। किसी अनजान व्यक्ति से या बहुत से व्यक्तियों से यौन संबंध ना रखें। किसी रोग का पता चलने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। जननांगों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें इत्यादि। ये सब यौन संचरित रोगों से बचाव के उपाय हैं। अब पढ़ते हैं बच्चों बंध्यता, या जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी, यानी कि वे दंपति जो बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो उनके शरीर में कोई कमी है, या वो जन्मजात ऐसे होते हैं, या कोई रोग है ऐसा जिससे कि वो संतान पैदा नहीं कर पा रहे हैं आदि।
बंध्यता क्लिनिक में सामान्य विकारों का उपचार करके दंपति को बच्चा पैदा करने में मदद करते हैं, परंतु कई ऐसे कारण होते हैं जिससे कि वे संतान नहीं प्राप्त कर पाते। ऐसे में कुछ विशेष तकनीकों की सहायता से संतान पैदा करने में उनकी ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकियां कहलाती हैं, ART। इसमें प्रमुख है पात्रे निषेचन, इसको कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या IVF मेथड। क्या कहलाती है ये मेथड? IVF। शरीर के बाहर लगभग शरीर के अंदर जैसी स्थितियों में निषेचन कराना। इसके बाद भ्रूण को मादा के यूट्रस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। फिर है अंतःडिंब वाहिनी स्थानांतरण, इसको कहते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर या जिफ्ट के नाम से जानते हैं। परीक्षा में इसका पूरा नाम या फुल फॉर्म पूछा जाता है, जो कि जिफ्ट का है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस विधि में जाइगोट के 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के विकास के बाद उसे अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर दिया जाता है। तीसरी मेथड है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, जिसको IUT कहते हैं। इस विधि में भ्रूण के 8 ब्लास्टोमियर विकसित होने के बाद उसे सीधे यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फोर्थ है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसको हम गिफ्ट कहते हैं, GIFT। जब महिला अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए यह तकनीक है। इसमें दाता से अंडाणु लेकर उस स्त्री की फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है, यानी कि महिला में अंडाणु उत्पन्न नहीं होते, लेकिन वह निषेचन के बाद भ्रूण के परिवर्धन के लिए वो कंफर्टेबल होती है या उसकी शरीर उसके लिए सुटेबल होता है। तो यह तकनीक उन महिलाओं के लिए होती है और उनमें उनकी फैलोपियन ट्यूब में बाद में अंडाणु को स्थानांतरित कर दिया जाता है। अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इसमें भी शुक्राणु को सीधे अंडाणुओं में निक्षेपित किया जाता है। यह कहलाती है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। यह इंजेक्शन मेथड के द्वारा इसको किया जाता है। फिर है कृत्रिम वीर्य संसेचन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसमें पति या दाता से शुक्राणु लेकर स्त्री के गर्भाशय में ट्रांसफर किया जाता है। इन सभी तकनीकों को सफल बनाने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है और यह तकनीकें बहुत महंगी होती हैं। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति है, लेकिन हमारा देश कानूनन शिशु को गोद लेने की इजाजत देता है। यह संतान प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। अब बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि 1 अंक के आते हैं। महिलाओं की फैलोपियन नलिका को काटकर बांधने की शल्य क्रिया का क्या नाम है? इसका उत्तर है ट्यूबेक्टोमी, या इसको हिंदी में कहते हैं नलिका उच्छेदन। दूसरा प्रश्न है HIV द्वारा होने वाले रोग का नाम बताइए। इसका आंसर है एड्स। अगला प्रश्न है IUCD का पूरा नाम बताइए। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अगला प्रश्न है जिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। ZIFT का पूरा नाम लिखें। जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगला प्रश्न है STD का पूरा नाम लिखिए। STD यानी यौन संचरित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। अगला प्रश्न है लैंगिक संचरण से होने वाले 2 रोगों के नाम लिखिए। पहला है सुजाक, या जिसको हम गोनेरिया कहते हैं। दूसरा सिफिलिस। आप कोई भी अन्य 2 नाम भी लिख सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न 2 एवं 3 अंक वाले।
ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी को समझाइए। ट्यूबेक्टोमी यह इसमें स्त्री की अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु गर्भाशय में नहीं आ पाते और निषेचन नहीं हो पाता। इसे ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। यह परिवार नियोजन की एक विधि है। वैसेक्टोमी यह भी परिवार नियोजन की एक विधि है जो पुरुषों द्वारा अपनाई जाती है। इसमें पुरुषों के शुक्राणु नलिका को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु नहीं निकलते और निषेचन नहीं हो पाता। यह क्रिया वैसेक्टोमी कहलाती है। गिफ्ट का पूरा नाम लिखिए। GIFT गिफ्ट का गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। यह गर्भ निरोधक की आधुनिक तकनीक है। इस तकनीक में शुक्राणु कैथेटर में संग्रहित कर लिया जाता है और वॉश स्विम तकनीक द्वारा शुक्राणुओं को अंडाणुओं के पीछे कैथेटर में संग्रहित किया जाता है। यह संपूर्ण क्रिया स्त्री की फैलोपियन नलिका में होती है। अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी या परखनली शिशु कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं? स्त्रियां गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती, उस स्थिति में परखनली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इस अंडाणु को परखनली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। निषेचित अंडे से विदलन की क्रिया द्वारा 32 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण बनता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। इस भ्रूण का रोपण स्त्रियों के गर्भाशय में कर दिया जाता है, जहां पर इस भ्रूण का अगला विकास होता है और शिशु बनता है, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। पुनरावृत्ति। हमारे देश में चिकित्सकीय संगर्भता समापन को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। यौन संबंधों द्वारा संचरित होने वाले रोगों को यौन संचारित रोग कहा जाता है। रोगों का पता लगने पर इलाज द्वारा ठीक किया जा सकता है। यौन रोगों से बचने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं। गर्भधारण न कर पाने की स्थिति को बंध्यता कहते हैं। ऐसे दंपतियों के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय। गृह कार्य में ये सभी प्रश्न हैं जो हमने आपको अभी बताए। यौन संचरित संक्रमण कैसे होते हैं? चिकित्सकीय सगर्भता समापन की आवश्यकता क्यों होती है? वैसेक्टोमी को समझाइए। ट्यूबेक्टोमी को समझाइए। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु कुछ विधियां बताइए। तो यह गृह कार्य है, आप इन प्रश्नों को हल कीजिए। आशा है आपको यह समझ में आ गया हो, और यदि समझ में नहीं आता तो आप अपने शिक्षक से इन सवालों के धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।